भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती, पीएम राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। जन्मस्थली महू में होगा मुख्य समारोह। कर्नाटक चुनाव को लेकर एनसीपी की 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना। शरद पवार कल मुंबई में करेंगे अहम बैठक। नॉर्थ ईस्ट को पीएम ने दिया पहला एम्स, बोले आजकल नई बीमारी, दशकों तक देश पर राज करने वाले कहते हैं क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। पश्चिम बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, गोवा पुलिस ने पूछताछ के लिए 27 अप्रैल को बुलाया। देश भर में कोरोना के नए केस 11,000 के पार, बीते 236 दिनों में सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज 50,000 के करीब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। जा बढ़ते हैं खबरों में। खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां अतीक के पुश्तैनी मकान चकिया में लगी भीड़। असद के शव का लोग इंतजार कर रहे हैं। मिट्टी डालने की तैयारी में दिखाई दी भीड़। असद के शव को लेकर लोग कर रहे हैं इंतजार। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। अतीक के पुश्तैनी मकान चकिया में भीड़ लगी हुई है लोगों की। सब असद के शव का इंतजार कर रहे हैं। मिट्टी डालने की तैयारी में दिखाई दी भीड़। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। आपको बता दें, असद अहमद को एसटीएफ ने झांसी में ढेर कर दिया था। असद अहमद की मौत के बाद से अतीक अहमद पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। वह बार बार पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान वह कई बार पुलिस के सामने रो भी चुका है। पुलिस ने उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गम बुजुर्ग पिता के कंधे पर जवान बेटे का शव होता है। दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। वह असद के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है, जिसे लेकर यूपी पुलिस ने तैयारियां कर ली है।
राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राहुल, असद का शव घर पहुंचने वाला है, लोग उसके इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपसे बता दें, असद के शव को लेकर के जो यहाँ पर आसपास के लोग बाग हैं वो खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि असद के जो शव कब तक पहुंचेगा प्रयागराज। और अभी हम आपसे बता दें, उनसे इंतजार चक्कर में कम से कम यहाँ 400-500 से लमसम भीड़ जो असद का पुश्तैनी मकान, अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है, उस वहाँ पे भीड़ लगती दिखाई दी। और उसके बाद भीड़ जो बढ़ने का है आज, क्योंकि आज नमाज का टाइम था, 3 बजे के बाद बढ़ रही है और प्रशासन अलर्ट है। वहीं पे आपसे बता दें कि जहां पे हम ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहाँ पे असद की जो मिट्टी को दफनाया जाएगा, जो मिट्टी से मिट्टी में मिलाया जाएगा, यही सामने है। थोड़ा दिखा दें आपको, यही वो जगह है जहाँ पर यहीं पर दफनाया जाएगा। और वहीं से बता दें कि पूरी प्रशासनिक जो अमला है वो अलर्ट है। अब 11 से 12 गाड़ी जो पीएसी भी पहुंच चुकी है वहां पर। और अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रहा है कि कितनी देर में, कितने टाइम में असद की मिट्टी यहाँ आएगी। जी राहुल, जैसे कि बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अतीक अहमद इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूछताछ के दौरान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वहीं शाइस्ता परवीन भी इस अंतिम संस्कार में सरेंडर करके शामिल हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, जो उनकी बेगम का है, पत्नी का है, उनका भी कोई ये नहीं चल रहा है कि कब तक हो जाएगा, कोई कब आ जाए, क्योंकि उन्हें वो लग रहा है कि वो अपने लड़के का जो अंतिम जो कहते हैं, अंतिम जो लास्ट मुलाकात हो सकती है, देख लें, उसकी जो मिट्टी को देख लें। देखने के लिए सोचता है वो पुलिस को सरेंडर कर दे और पुलिस जो है उन्हें ले आकर के दिखा दे। लेकिन अभी तक सूत्रों की माने कि कोई सूचना नहीं है जिसपे कि वो हाजिर हुई है कि नहीं, क्योंकि पुलिस अभी तक ये भी नहीं बता रही है कहाँ पहुंची है, कहाँ नहीं पहुंचे। इंतजार हो रहा है। अब इंतजार घड़ी कब खत्म होती है, क्योंकि मिट्टी जो है असद का यहाँ देखने के लिए भी आपसे दिखा दें कि जो भीड़ है, देखिए किस तरह से यहाँ जहाँ पे दफनाया जाएगा वहां पे भीड़ लगी हुई है। और ऐसे भीड़ वहां पे लगी है जहाँ पे इनका पुश्तैनी मकान है चकिया में, जो कि कुछ दिन पहले चकिया के मकान पे, जो मकान था पुश्तैनी, वहां पे बुलडोजर चल चुका था। और वहां पर कम से कम 400 से 500 की संख्या में भीड़ भी है। अब भीड़ देखते देखते प्रशासन भी अलर्ट हो रही है। जी राहुल, जैसे कि यहाँ पे कि शव अभी पहुंचा नहीं, इंतजार कर रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार आज ही होगा, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, कि आज होगा कि कल होगा? पुष्टि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जब जिस तरह इंतजार करने वाले कर रहे हैं, लोग बाग लगे हैं कि भाई कब आ जाएगा, कब मिट्टी आएगा, कब उसे दफनाया जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में सब कुछ है। प्रशासन मिट्टी लेके आएगी, जब लेके आने के बाद तभी तो मालूम चलेगा कि क्या वो कल होगा कि आज होगा। ये वो प्रशासन बता सकती है। जी बिल्कुल राहुल, हमारे साथ झांसी से कुलदीप अवस्थी बने हुए हैं। जी कुलदीप, असद के शव का कल पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, किसी भी कीमत पर आज की डेट में असद का को जो दफनाने की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक झांसी से बॉडी निकली ही नहीं है। झांसी के पास जो इनपुट है उसके आधार पर तकरीबन 12 बजे के आसपास वहां से इलाहाबाद से कुछ लोग निकले हैं झांसी आने के लिए। उनके झांसी पहुंचते पहुंचते तकरीबन 6:30-7 बज जाएगा। यदि 7 बजे से भी यदि पूरी कार्रवाई शुरू हुई तो 1 घंटे में यहाँ से बॉडी लेकर वो निकल पाएंगे। तो 8 बजे के बाद रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास वो इलाहाबाद पहुंच पाएंगे। तो इस लिहाज से आज की डेट में असद का जो अंतिम संस्कार है वो इलाहाबाद में नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि अभी बॉडी यहाँ से निकली ही नहीं। जी कुलदीप, की अतीक के परिवार से, असद के परिवार से कोई वहां पहुंचा है शव को लेने के लिए? देखिए, यहाँ पर सारी जो कागजी कार्रवाई है वो अभी से तकरीबन 13 घंटे पहले रात को 2 बजे कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि जो असद के परिजन हैं वो झांसी आकर बॉडी को रिसीव करेंगे, और जो दूसरा उसका साथी था शूटर गुलाम, उसको यहाँ पर आके उसके परिजन उसकी मिट्टी ले लेंगे। लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। लगातार पूरा जो जमावड़ा है पुलिस का अभी ये हाउस के बाहर लगा हुआ है और अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है।
और ये पूरा जो समय से इंतजार किया जा रहा था कि कहीं से भी, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है। अभी एसपी सिटी झांसी ने बताया अभी कुछ देर पहले कि वो तकरीबन 12 बजे के दरमियान वहां से निकले हैं, तो उनको झांसी पहुंचते पहुंचते कम से कम 6:30-7 बज जाएगा। उसके बाद ही वो यहाँ से आगे की ओर मूवमेंट कर पाएंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी अमिताभ जी, ये अशरद का कल मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जहां की यूपी सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस सरकार में कोई भी अपराध करके नहीं बच पाएगा। वहीं असद का शव आज प्रयागराज के लिए रवाना हो रहा है, तो वहीं हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या मतलब प्रोसेस होता है कि एक जगह से शव को दूसरी जगह ले जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है? ये तो रूटीन की प्रक्रिया है, क्योंकि वो रहने वाला व्यक्ति प्रयागराज का, इसलिए यहाँ से उसे प्रयागराज ले जाया जा रहा है परिवार को देने के लिए। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात या कोई रद्द की बात नहीं है इसमें। सर, प्रशासनिक पद पर आप रहे हैं, इस एनकाउंटर को किस तरह से आप देख रहे हैं? इसमें जो हम लोगों ने फैक्ट इसके देखे हैं, इस मामले में कल रात करीब 11:55 में नवेंद्र कुमार जो डिप्टी एसपी हैं टीएस के, उन्होंने थाना बड़गांव झांसी में एक एफआईआर दर्ज कराया है। और उस एफआईआर में जो फैक्ट लिखे हैं और टीएस ने जो तमाम फोटोग्राफ सर्कुलेट किए हैं मीडिया में, इनसे कई ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं जो सीधे सीधे इस एनकाउंटर को कटघरे में खड़ा करते हैं। हमारे देश में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी के लिए अलाउड नहीं है। राज्य को भी अधिकार नहीं है कि किसी को मनमर्जी उसकी हत्या करे, मार डाले। मार डालने के किसी की का जीवन लेने की एक विधिक प्रक्रिया बनी है। तो इन बिंदुओं पर हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। आवश्यकता होगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। हमारा यह मानना है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो मृतक अपराधी था या नहीं था या क्या था। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य अपने दायित्वों का निष्पक्षता से विधिक ढंग से पालन करे, जो नहीं होता दिख रहा है इस मामले में। जी सर, हम जैसे कि आप एक प्रशासनिक पद पर रह चुके हैं, आप पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, एकांत सेना के अध्यक्ष भी है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर उसके असद के परिवार का कोई वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, क्या पुलिस उनको अंतिम संस्कार वैसे ही कर दिया जाएगा? अगर कोई, जहाँ तक कि हमारी जानकारी में है कि जब तक कि परिवार वाले सदस्य आके उसको शव को नहीं लेते हैं, अपना कानूनी कार्रवाई के तहत अपना सपुर्द नहीं किया जाता है, तब तक कि अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। क्या इसमें क्या लगता है कि अतिक के परिवार से अगर कोई शामिल नहीं होता है तो क्या अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा? देखिए, उसमें कानूनी स्थिति हमारी जानकारी के अनुसार यह है कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड दिया जाता है, परिवार को सूचित किया जाता है, परिवार को शिरकत करने के लिए, शव को ले जाने के लिए एक सम्मानजनक समय सीमा दी जाती है, ताकि परिवार इसको ले जाए। अंतिम संस्कार हमारे देश में, पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण ये माना जाता है, प्रक्रिया मानी जाती है। तो आनंद फानन में या हड़बड़ी में यह कहते हुए कि परिवार नहीं आ रहा है या कोई बात करके, तो यह वह वाजिब नहीं है, यह विधिक रूप से भी सही नहीं है। यह सिर्फ समय दिया जाना चाहिए परिवार को सूचित करके, उन्हें मौका भी दिया जाना चाहिए, उनको इसमें सहायता भी देनी चाहिए कि वो आके अपने परिवार के लोगों की अंतिम शव प्राप्त कर सकें, उनकी अंतिम क्रिया कर सकें। क्योंकि एक हर व्यक्ति के लिए, भले वो अपराधी रहा हो ना रहा हो, राज्य मानती थी अपराधी एनकाउंटर सही था फर्जी था, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन एक शव है, उसका अंतिम संस्कार होना है।
तो उसमें निश्चित रूप से विधिक प्रक्रिया और मानवीय प्रक्रिया दोनों का पूर्ण पालन होना चाहिए हर कीमत पे। जी शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। असद के शव का लोग कर रहे हैं इंतजार। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, अतीक के पुश्तैनी मकान चकिया में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। असद के शव का लोग इंतजार कर रहे हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। जी राहुल, अब तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी आपसे बता दें कि वहीं पे चकिया में जहां उसका पुश्तैनी मकान है वहां पे भीड़ की हुजूम दिखाई दे रही है। और आपको दिखा दे क्योंकि यहाँ के जहां कब्रिस्तान है यहाँ पर आने के लिए मीडिया को मना कर रहे हैं लोग, यहाँ के जो उसके सहयोगी थे और वह यहीं पे आने के लिए मना कर, लेकिन तब भी हम के दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से भीड़ लगी हुई है। यहाँ जहाँ पे मिट्टी दफनाई जाएगी उसकी मिट्टी देख रहे हैं दूर से, थोड़ा अपने दर्शकों को जूम करके दिखाएंगे किस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है। जा रहा था कि भीड़ नहीं हो 2 घंटा देख वहां पर है उतनी भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रशासन अलर्ट मूड पे है, प्रशासन अलर्ट है। अब देखा जाता है कि क्या होता है, घड़ी कब खत्म होगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं थी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की और खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने असद और गुलाम के एनकाउंटर पर बयान दिया है और कहा है कि यूपी में लगातार हो रहे फेक एनकाउंटर। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है और यह जो एनकाउंटर हुआ है यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर हो रहा है। ऐसा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का कहना है। खबर मैनपुरी से है। रूल्स और रेगुलेशन की उड़ाई जा रही धज्जियां। डिंपल यादव का बयान सामने आया असद मुठभेड़ को लेकर। आपको बता दें, डिंपल यादव मैनपुरी से सपा सांसद हैं। यूपी में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर डिंपल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होने की बात कही है। देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है।
खबर दिल्ली से है, जहां गर्मी से लोग बेहाल हो चुके हैं। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। अप्रैल महीने में ही तापमान 40 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में गर्मी से लोग बेहाल है। दिल्ली में तापमान पहुंचा 40 डिग्री। अप्रैल महीने में ही तापमान पहुंचा 40 डिग्री। दिल्ली में गर्मी से लोग हुए बेहाल। दिल्ली में तापमान पहुंचा 40 के पार। खबर दिल्ली से है, जहां गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। अप्रैल महीने में ही पारा 40 के पार पहुंच चुका है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। खबर श्रावस्ती से, जहां अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चौदह अप्रैल 1994 में मुंबई बंदरगाह में जहाज में लगी थी आग। फोर्ट स्टीकन नामक मालवाहक जहाज में लगी थी आग। आग बुझाते हुए 66 अग्निशमन कर्मी हुए थे शहीद। 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है अग्नि सुरक्षा सप्ताह। अग्निशमन कर्मी कस्बा और गांव जाकर लोगों को करेंगे जागरूक। आग से सुरक्षा एवं बचाव की दी जाएगी जानकारी। एसपी प्राची सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी और कर्मियों को पिन किया। खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां शहीद दिवस मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल 1994 में मुंबई के बंदरगाह पर एक जहाज में आग लगी थी, जिसमें आग बुझाते वक्त 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को गांव जाकर जागरूक किया जाएगा। आग से सुरक्षा एवं बचाव की जानकारी दी जाएगी। खबर बुलंदशहर से, जहां नकाबपोश बदमाशों ने हलवाई पर हमला किया है। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली पहुंचकर बचाई जान। स्वीट्स शॉप बंद करके घर जा रहा था पीड़ित। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे नकाबपोश हमलावर। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे नकाबपोश हमलावर। अज्ञात के हमले से दहशत में व्यापारी। और ये इसमें घुस गए, ये देखो इसने डंडा मार दिया, मैं ऐसे हो गया वहाँ निकल गया। और ये डंडे, और ये इसमें घुस गए, ये देखो इसने डंडा मार दिया, मैं ऐसे हो गया वहाँ निकल गया। और ये डंडे, और ये इसमें घुस गए, ये देखो इसने डंडा मार दिया, मैं ऐसे हो गया वहाँ निकल गया। और ये डंडे, और ये इसमें घुस गए, ये देखो इसने डंडा मार दिया, मैं ऐसे हो गया वहाँ निकल गया। और ये डंडे, और ये इसमें घुस गए, ये देखो इसने डंडा मार दिया, मैं ऐसे हो गया वहाँ निकल गया। और ये डंडे, और ये इसमें घुस गए, ये देखो इसने डंडा मार दिया, मैं ऐसे हो गया वहाँ निकल गया। और ये डंडे, और ये इसमें घुस गए, ये देखो इसने डंडा मार दिया, मैं ऐसे हो गया वहाँ निकल गया। खबर अमरोहा से है, चोरों ने धार्मिक स्थल को भी नहीं बख्शा। मस्जिद में सो रहे मौलाना का चोर ने मोबाइल किया चोरी। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा है। मस्जिद में सो रहे मौलाना का चोर ने चोरी किया मोबाइल।
चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। से आ रही है जहां लीज स्कीम के तहत आवंटित बीएसपी के 4500 मकानों की रजिस्ट्री आज तक नहीं करवाई गई है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी के मकानों को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लीज पर दे दिया गया है, जबकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई भी प्रॉपर्टी लीज अगर 11 महीने से ज्यादा का होता है तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी अनिवार्य रहती है। परंतु नियमों को दरकिनार कर बीएसपी ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लीज पर मकानों को दे दिया है, जिसमें राज्य शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा लीज स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,500 मकान को लीज पर आवंटित किया गया था अपने कर्मचारियों के लिए। उन लीज के मकानों को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र ने लीज की रजिस्ट्री आज दिनांक तक नहीं किया है और लीज के मामले में जो निर्माण का अधिकार लीज धारक को है, उस निर्माण को लेकर भवन अनुज्ञा देने का अधिकार, भवन पूर्णता देने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार नगर निगम सीमांकित क्षेत्र में होने के कारण नगर निगम को है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र अपने स्टेट कोर्ट के माध्यम से रेगुलेट करता है कि निर्माण जो है वो वैध है, निर्माण जो है वो अवैध है, निर्माण जो है वो अनुज्ञा के विपरीत है, जबकि अनुज्ञा देने का अधिकार उसको स्वयं नहीं है। मुख्य रूप से इसमें जो शिकायत बीएसपी की ऊपर आई है, बीएसपी के अगेंस्ट प्राप्त हुई है, पहला शिकायत ये है कि ये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लीज पे दे रहे हैं, जबकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अगर अपन देखें तो अगर कोई भी लीज एग्रीमेंट अगर 11 महीने से ज़्यादा का होता है तो उसकी रजिस्ट्री करना अनिवार्य होता है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें काफ़ी सारे केसेस में लीज़ का रजिस्ट्री नहीं हुआ है, जिससे शासन को राजस्व की क्षति हुई है। दूसरा इसमें एक इशू ये आ रहा है कि जो अतिरिक्त निर्माण लोग किए हैं, जब वो लीज़ नवीनीकरण के लिए जा रहे हैं तो उन पर हेफ्टी पेनल्टी लगाया जा रहा है और उनको धमकी दी जा रही है। इसमें एक और ये भी इशू आ रहा है कि जो प्रीमियम वो चार्ज कर रहे हैं वो आज के मार्केट रेट के हिसाब से बहुत बड़ा चढ़ा के चार्ज कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में आयोजित भरोसा का कार्यक्रम सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन के दौरान 49 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ और कई विकास कार्यों की सौगात बस्तरवासियों को दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ भी किया। विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी की उपस्थिति में 1840 पंचायतों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है। कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक ग्रामीण उपस्थित रहे।
कुल 1840 ग्राम पंचायत से पहली सर, आज का जो कार्यक्रम था ये कैसा रहा आप लोगों की अपेक्षा अनुसार? हमारी अपेक्षा से कहीं बढ़कर था ये बिल्कुल। और जिस तरीके से वो पब्लिक ने भरोसा दिलाया तो वाकई लगने लगा कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर, क्या कुछ सौगातें जो है बस्तर की जनता को दी गई इस कार्यक्रम के द्वारा? बहुत सारे अब घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, तो एक दो हो तो मैं बताऊं, बहुत सारे किए और वो जो करते हैं वो पूरा ही करते हैं। सर, एक तरफ से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी जी के बस्तर दौरे के बाद जो है कांग्रेस की जो छोटे कार्यकर्ता उनमें जोश जो है भर जाएगा। क्या कुछ कार्यकर्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है? अब जिस तरीके से भीड़ आई है और लोगों का भरोसा बना है उन पे, और प्रियंका जी पे तो भरोसा वैसे ही बहुत ज्यादा उस परिवार से है। खबर कबीरधाम से, जहां जिले में वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु सरकार हर साल कैंप व रेगुलर मद से करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। पिछले 2 दिनों से ही जिले के अलग अलग परिक्षेत्रों में 2 हिरण की मौत का मामला सामने आया है। इधर हिरण की मौत के मामले में सियासत शुरू हो गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिले के भोरमदेव अभयारण्य समेत रेखांगर के जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी हो रही है, जिसके चलते जंगल के अंदर मैदान तैयार हो रहे हैं। यही वजह है कि जानवर जंगल से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं। तब से यहाँ खास करके कवर्धा कबीरधाम जिले में कईयों बार शिकायत हो चुकी है। वृक्षों की इतना ज़्यादा कटाई और पेड़ों की तस्करी लगातार सुनने में आ रहा है। अभी तो भोरमदेव अभयारण्य के आसपास के वहाँ पर की बहुत ज़्यादा कटाई हुई है, रेंगाखाट साइड भी कटाई हुई है। लोगों के द्वारा शिकायत भी विभाग को मिला है, लेकिन उसके बाद भी विभाग आज तक उस विषय में चिंतन नहीं किया है। वन प्राणी इसीलिए मरते जा रहे हैं क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है। देखिए, विगत 3-4 वर्षों से लगातार नरवा विकास योजना अंतर्गत वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पानी को रोकने के लिए संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इन संरचनाओं में पानी पर्याप्त मात्रा में गर्मी के दिनों में है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणवश बाहर निकल जाते हैं। तो विगत 3-4 सालों के आप डाटा का एनालिसिस करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। आप देखिए, इस साल मुझे लगता है कि केवल 2 ही घटनाएं हुई हैं। चुनावों के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिख रही हैं। अब प्रदेश के सभी विधानसभाओं में नेताओं के दोनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उसी के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी काशीपुर का दौरा किया, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए काशीपुर की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर गरजे हैं। और इस गरज में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी दर्द झलकता हुआ नजर आया। समस्याओं का पिटारा खोलते हुए उन्होंने कहा कि बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में जल्दी बन जाती थी, मगर काशीपुर रेलवे फाटक का फ्लाईओवर निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। सीतापुर आई हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। गन्ना किसानों को 10 रुपए पर कुंटल बोनस को देना चाहिए। काशीपुर की चीनी मिल का किसानों का जो बकाया पुराना पैसा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। काशीपुर की समस्याओं को लेकर वह चिंतित है। काशीपुर में 8 ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो ओवर और ओवरब्रिज क्यों नहीं बने भैया, इतनी देरी क्यों? ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में इतनी देर में बन जाती होगी जितनी देर में जो है ये नहीं बन पा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। तुमने सीतापुर आई हॉस्पिटल बंद कर दिया। गन्ना किसानों 10 रुपया पर क्विंटल बोनस दे दो। काशीपुर के चीनी मिल का उसका पैसा बाकी है, तो किसने किया था कि किसानों का बकाया रहा सरकार देगी। और वो कैबिनेट फैसला है, हमारी सरकार चली गई, इसका अर्थ ये थोड़ी है सरकार है। वो फैसला मंत्रिमंडल का वो तो कायम रहता है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के सभी जिलों में मार्च निकाला है। जमशेदपुर के आम बागम स्थित नेताजी सुभाष मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकालकर राज्य सरकार का विरोध किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है
उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के औरंगाबाद गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दूसरे दिन भी पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू हुए। सीएम ने दूसरे दिन की यात्रा हतीन से शुरू की, जहां से उटावड़ जाते समय रास्ते में रुककर एक महिला से बात भी की। सीएम ने रूपडागा गांव स्थित शहीद मीनार पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में हतीन विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री पवन कुमार सैनी, एडीजीपी हरियाणा आलोक मित्तल, डीसी नेहा सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की बधाई दी और सभी के जीवन में समृद्धि प्रसन्नता की कामना की। उन्होंने बैसाखी पर्व पर धार्मिक अनुष्ठान कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन करने के साथ ही मनाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि बैसाखी त्योहार भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि नई फसल के कटने से जुड़ा त्योहार देश के कृषक परंपराओं, समृद्ध संस्कृति का भी परिचायक है। सीएम योगी ने कहा कि बैसाखी पर्व पर 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। यह दिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े उल्लास के साथ अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक अहमद की जिद पर असद को उमेशपाल हत्याकांड में शामिल किया गया था और उसे गोली चलवाई गई थी। असद का नाम फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। शाइस्ता ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में फोन किया था। फोन पर शाइस्ता ने रोते हुए कहा कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा कि असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? उमेशपाल के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। शाइस्ता से अतीक ने फोन पर कहा कि असद शेर का बेटा है, उसे शेरों वाला काम किया है। उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया बड़ी प्रतिष्ठा के बाद। इसी बीच खबर बड़ी महाराजगंज से आ रही है। पुवाल से जलाया गया अधजला शव सड़क किनारे से मिला। अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप, नहीं हुई शव की शिनाख्त। अधजला शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे डॉक्टर। धुधली थाना क्षेत्र के विशुनपुर का मामला। खबर महाराजगंज से है, जहां पुवाल से जलाया गया अधजला शव। अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप, अभी तक शव की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी। धुधली थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
नगरीय निकाय समन्वय निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, सुचारू रूप से सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट के सभागार में ARO के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में नगरीय निकाय निर्वाचन के ARO के कार्य व तैयारियों के क्रम में यातायात प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन कंट्रोल रूम, वीडियोग्राफी, सूचना प्रेषण, रूट चार्ट, निर्वाचक नामावली, बैरिकेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति, आदर्श आचार संहिता सत्यापन, आख्या आदि से संबंधित सूचना सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई और चुनाव सकुशल संपन्न कराने की प्रतिबद्धता जताई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और अपने फील्ड को समझ लें। उन्होंने कहा कि सभी को पूर्व की भांति जिस तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से निर्वाचन सकुशल संपन्न कराए हैं, नगर निकाय का निर्वाचन भी सभी को टीम एकता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराना है। बैठक में उप जिला अधिकारी सदर अंकित कुमार, उप जिला अधिकारी दादरी आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट नोएडा उमेश चंद निगम, नगर मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा धर्मेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर कोमल पवार एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार। मालगाड़ी 58 बैगन में अंबुजा सीमेंट लोड कर बस्ती की ओर जा रही थी। तभी आपको बता दें कि मालगाड़ी चिलबिला जंक्शन पहुंची, बीच में से एक बैगन डिरेल हो गया, जिसके बाद पायलट को गार्ड द्वारा सूचना दी गई और गाड़ी को रोक दिया गया। सूचना के बाद रेलवे के आला अफसरों के साथ RPF इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और डिरेल हुई बैगन को ट्रैक पर लाने की कवायद में जुट गई। खबर प्रयागराज से है, जहां कल झांसी में हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उन्हें प्रयागराज लाया जा रहा है। उन्हें सुपुर्दे खाक की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज के कसारी मसारी गांव में कब्र खोदी गई है, जहां असद को दफनाया जाएगा। तो वहीं अतीक अहमद ने वहां जाने के लिए अर्जी दी है। सारे कार्य पुलिस की देखरेख में हो रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि आज के ही दिन 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जलयान पर भीषण आग लग गई थी, जिसमें 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। DIG, SSP अयोध्या सहित सभी उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारी गणों ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आग से बचाव हेतु सुरक्षा संबंधी निर्देश लिखित पैम्पलेट महोदय द्वारा विमोचित किया गया।
14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। खबर संभल से है, जहां हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान लागू है, देश में कानून मौजूद है और यह कोई कानूनी फैसला नहीं है, यह तो एक तरह से जुल्म है। अगर वह वास्तव में मुजरिम है तो उन्हें जेल जाना चाहिए था। सपा सांसद ने योगी सरकार के एनकाउंटर की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कानून हमारे पास मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो जुल्म है। अगर वो मुजरिम है तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट से अदालत में उनका केस चल रहे, चाहे वो फांसी लगती, चाहे कुछ भी उनके सजा होती, कुछ भी होता, तो उसका अदालत तय करे ऐसे मामला को। ये एनकाउंटर जो है मसले का हल नहीं है, ये तो मतलब ये कानूनी फैसला, ये कोई भी जुर्म करे, कोई किसी को का मर्डर करता है और कोई जुर्म करता है, तो इसमें बहरहाल हमारे पास कानून है, कानून से फैसला कराइए, उसे फांसी लगेगी, क्या होगा तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। खबर हाथरस से है, जहां जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा गांव में लगी हुई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे समाज के लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो उनमें आक्रोश छा गया। वहीं सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा तत्काल आक्रोशित लोगों को समझाया बुझाया गया और कई नई मूर्ति लाकर स्थापित कराई गई। पुलिस तहरीर के आधार पर नामजदों की तलाश में जुट गई है। खबर ललितपुर से आ रही है। अस्पताल में दो महिला दलालों के बीच झगड़ा हो गया है। चप्पलों के साथ बाल खींचकर दोनों में गुत्थम गुत्थी हुई है। महिला मरीजों से सेटिंग को लेकर हुआ झगड़ा। प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचकर दलाली को लेकर झगड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला महिला चिकित्सालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर ललितपुर से, जहां अस्पताल में दो महिला दलालों के बीच झगड़ा हो गया। ललितपुर की है, जहां महिला अस्पताल में दो महिलाओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चप्पलों के साथ बाल खींचकर दोनों में गुत्थम गुत्ती भी हुई है।
प्रतापगढ़ से है, जहां भाजपा अध्यक्ष हरिओम मिश्र के ड्राइवर राजेश कुमार के घर लाखों की चोरी हुई। ताला तोड़कर 74,000 की नकदी समेत लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए चोर। सुबह घर वालों को पड़ोसियों से जानकारी मिली तो गांव से भागकर परिजन पहुंचे। घर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में रखी अलमारी व लॉकर का ताला टूटा मिला। सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना तो महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस की गश्त पर उठ रहे सवाल। नगर कोतवाली के जोगपुर फौजी चौराहे के पास की घटना। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। NH 91 पर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। खुर्जा से अलीगढ़ जा रहे थे बाइक सवार। बाइक सवार 3 युवकों की हुई मौत। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं आरोपी चालक फरार है। अरनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। NH 91 पर बेकाबू ट्रैक्टर का उत्पात देखने को मिला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, खुर्जा से अलीगढ़ जा रहे थे बाइक सवार। खबर बुलंदशहर से है, जहां NH 91 पर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। वहीं टक्कर लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। मौके से ट्रैक्टर चालक फरार है। खबर बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र का है। NH 91 पर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया है। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।